Good morning everyone. Welcome to biology class from RV सर। पिछले वीडियो में हमने पाचन तंत्र से संबंधित मुंह, जीभ, छोटी आंत के बारे में अध्ययन किया और अब हम पाचन तंत्र में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। मनुष्य के पाचन तंत्र में 2 पाचक ग्रंथियां होती हैं, जिसमें पहला यकृत तथा दूसरा अग्न्याशय ग्रंथि होती है। इसके अलावा मनुष्य में मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जो एक पाचक ग्रंथि का कार्य करती है। आज के वीडियो में हम यकृत और अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए आप सभी लोग देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ किया जाए। प्रारंभ करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपने अध्ययन कार्य को आगे जारी रख सके। आमाशय के ऊपर स्थित होता है। यह 2 पिंडों में बटा होता है, जिसमें बाएं तरफ वाला पिंड को बायां पिंड कहते हैं और दाएं तरफ वाले पिंड को दायां पिंड कहते हैं। बायां पिंड छोटा होता है और दायां पिंड बड़ा होता है। दायां पिंड 3 पिंडकों से बना होता है। यकृत पिंडक यकृत कोशिकाओं से बने होते हैं। यकृत कोशिकाओं से पित्त स्रावित होता है और यकृत के नीचे एक थैली जैसी संरचना होती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं और इसी पित्ताशय में जाकर पित्त रस एकत्रित होता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। पित्त रस स्रावित किया जाता है। यह हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान 7.6 से 8 होता है। पित्त रस में पित्तवर्णक पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन पाए जाते हैं। यह रुधिराणुओं की हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट, टारोकोलेट, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। पित्त रस में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, फिर भी यह पाचन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम यकृत के कार्यों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि यकृत क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ है। अगर हम यकृत के कार्यों का अध्ययन करें तो इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिसमें हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है आमाशय से आए भोजन को यह क्षारी बनाता है। इसमें पहला पॉइंट है कि जो आमाशय से भोजन ग्रहणी में आता है और उसमें जब पित्त रस मिलता है तो उसके भोजन को अम्लीय से क्षारी बनाने का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट इसमें है वसा के इमल्सीकरण में सहायक है। यह वसा को इमल्सीफाइड कर देता है, जिससे कि इसकी लुगदी बन जाती है और यह आसानी से पाचन हो जाता है। अगला है भोजन को सड़ने से रोकता है और यह भोजन में जो हानिकारक जीवाणु आते हैं उसको भी नष्ट करता है। पित्तवर्णक बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं। पित्त लवण उत्सर्जी पदार्थों को पित्त रस के माध्यम से आहार नाल में पहुंचाता है और वहां से इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा जो पित्त रस होता है यह आहार नाल के क्रमाकुंचन गति को भी उद्दीपित करता है, जिससे पाचन क्रिया में सहायता मिलती है। दूसरा अध्ययन करेंगे। दूसरा पॉइंट मुख्य रूप से तीसरा, चौथा, पांचवा, यह 4-5 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें हमें अच्छी तरह से समझना है।
तो आइए समझते हैं। दूसरा पॉइंट, पित्त रस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में संचय करता है। यदि शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे ग्लाइकोजन में बदलकर शरीर में संचित करता है। इस क्रिया को ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट है ग्लूकोजिनोलाइसिस। इस क्रिया के अंतर्गत जब मनुष्य में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो मनुष्य के शरीर में उपस्थित ग्लाइकोजन को यह पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस क्रिया को ग्लूकोजिनोलिसिस कहते हैं। चौथा पॉइंट है ग्लाइकोनियोजिनेसिस। इस क्रिया के द्वारा यकृत कोशिकाएं आवश्यकता पड़ने पर अमीनो अम्ल तथा वसी अम्लों को भी ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। पांचवा पॉइंट, वसा तथा विटामिन का संश्लेषण और संचयन। यकृत शरीर में वसा और विटामिन का संचय करता है। विटामिन में मुख्यतः विटामिन ए तथा विटामिन B12 होता है और यह विटामिन डी का भी संचय करती है। इसके बाद नेक्स्ट है अकार्बनिक पदार्थों का संचय। यकृत कोशिकाएं लोहा, तांबा आदि अकार्बनिक पदार्थों का भी संचय करती है। नेक्स्ट, विषैले पदार्थों का विसहरण। यकृत की कोशिकाएं विषाक्त पदार्थों को हानि रहित पदार्थों में बदल देती है और इसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। अगला है यूरिया का संश्लेषण। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्लों के डीएमिनेशन द्वारा प्राप्त अमोनिया को यूरिया में बदल देती है। नेक्स्ट पॉइंट है रुधिराणुओं का निर्माण तथा विखंडन। रुधिराणुओं में मुख्यतः जो आरबीसी होता है यह भ्रूणावस्था में यकृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित किया जाता है और वयस्क अवस्था में यकृत की कुप्फर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती हैं। यह निष्क्रिय व मृत लाल रुधिराणुओं का विखंडन करके उसे समाप्त कर देती है। अगला पॉइंट है प्रोटीन निर्माण। यकृत कोशिकाएं प्रोथ्रॉम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण करती है जो कि चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनने में सहायक हैं। अगला है हिपैरिन का स्रावण। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिपैरिन कहाँ स्रावित होता है? तो हिपैरिन जो होता है यकृत द्वारा स्रावित होता है जो रक्त वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमने से रोकता है। अब हम अग्न्याशय ग्रंथि का अध्ययन करेंगे। यकृत के पश्चात अग्न्याशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो ग्रहणी में स्थित होती है। ग्रहणी सी आकार का एक नली होती है जिसके मध्य यह पत्ती के समान संरचना होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ग्रहणी के दाईं तरफ पत्ती के समान संरचना है जो अग्न्याशय ग्रंथि है। अग्न्याशय ग्रंथि चपटी, कोमल और गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है और यह एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि इसमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। या कह सकते हैं कि यह बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों का कार्य करती है। बहिस्रावी ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो नलिका युक्त होती हैं और इनसे एंजाइम स्रावित होते हैं, और जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वह होती हैं जो नलिका विहीन होती हैं और इनसे हार्मोन्स का स्रावण होता है। इस तरह अग्न्याशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, अतः क्योंकि यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों का एक साथ कार्य करती हैं। इसके द्वारा
विभिन्न एंजाइम स्रावित होते हैं, जैसे एमाइलेज एंजाइम। यह मंड तथा ग्लाइकोजन को माल्टोज में परिवर्तित करता है, अर्थात यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक है। दूसरा इससे स्रावित होने वाला एंजाइम लाइपेज है। यह वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लूकोज में तोड़ता है, अर्थात यह वसा के उपापचय में सहायक है। तीसरा ट्रिप्सिन हार्मोन्स है। यह एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जो यह प्रोटीन के पाचन में सहायक है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अगर इसका हम कार्य देखेंगे तो इससे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। चित्र में जैसा दिखाया गया है कि यह अग्न्याशय ग्रंथि का अनुप्रस्थ काट है, जिसमें क्रमशः पिंडक की स्रावी कोशिकाएं हैं, पिंडक हैं, गुहिकाएं हैं और इनके बीच में कोशिकाओं का समूह है जिसे लैंगरहैंस की तूपिका कहते हैं। और इन कोशिकाओं के बीच में जगह जगह रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जिनकी सहायता से अग्न्याशय में रुधिर का परिसंचरण होता रहता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका में क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा सेल्स पाए जाते हैं। अल्फा सेल्स के द्वारा ग्लूकेगान हार्मोन्स का स्रावण होता है और यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है, जबकि दूसरा सेल्स बीटा सेल्स होता है। यह शरीर में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। जब कभी शरीर में बीटा कोशिकाएं अपना कार्य नहीं करती हैं तो शरीर में इंसुलिन का स्रावण नहीं हो पाता है, जिसके कारण शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग हो जाता है। इसके बाद तीसरा जो सेल्स है बीटा सेल्स, इसके बारे में भी पूरी तरह से वैज्ञानिकों को जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। तो इस तरह से यह अग्न्याशय ग्रंथि के कार्य हैं, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण होता है। परीक्षा की दृष्टि से अग्न्याशय ग्रंथि का अनुप्रस्थ काट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर परीक्षाओं में अग्न्याशय ग्रंथि का अनुप्रस्थ काट पूछा जाता है, अतः इसे अच्छी तरह से फिगर सहित बनाकर तैयार कर लेना चाहिए। आगे पाचन तंत्र के कुछ भाग शेष रह गए हैं जिनको जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और किस तरह से मानव के आहार नाल में कहाँ कहाँ किस तरह से विभिन्न खाद्य पदार्थों का पाचन होता है, उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।